हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। निठारी केस में सीबीआई की अपील्स के चलते, विक्टिम्स की अपील चलते सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या कॉग्निजेंस लेते हुए डिसीजन लिया, इसके बारे में तो बात करेंगे ही। लेकिन इससे पहले ये निठारी केस है क्या, क्यों ये इतना इनफेमस है, इसकी टाइमलाइन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। एक ऐसा केस जहां पे रेप, किडनैपिंग, मर्डर, इन सारी चीजों के अलावा और भी ज्यादा घिनौनी चीजें सामने आ रही थी, जैसे कि नीक्रोफीलिया, जैसे कि कैनिबलिज्म यानी कि आदमखोरिता। इसके अलावा इवन ऑर्गन ट्रेडिंग का नाम सामने आ रहा था कि ये सारी चीजें इस केस के पहलू के साथ जुड़ी हुई है। एक ऐसा केस जिसके फैक्ट्स अगर आप जानते हैं या जानेंगे तो आपको खुद को ये दिमाग में आने लग जाएगा कि कोई व्यक्ति ऐसा करना छोड़ो, सोच भी कैसे सकता है, किसी की भी व्यक्ति के दिमाग में ऐसी बातें आ कैसे सकती है। तो सारी टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे और मेरे सामने काफी सारी रिपोर्ट्स भी जिनको मैं फॉलो करने वाली हूँ। 2003 से लेकर अभी तक में क्या क्या चीजें हुई हैं, सारे घटनाक्रम क्या, उनके बारे में बात करेंगे। पीछे आपको काफी सारी फोटोज नजर आ रही है, काफी मासूम बच्चों की भी पिक्चर्स हैं जो कि मिसिंग हो गए थे निठारी विलेज से। निठारी विलेज सेक्टर 31 नोएडा में एक गांव है जहां से 2003 से लेकर 5 के बीच में, इनफैक्ट 2003 से लेकर 2006 के बीच में बच्चे गायब होने लग गए थे। ना सिर्फ बच्चे, काफी सारी एडोलेसेंट गर्ल्स, काफी सारी महिलाएं भी गायब हो रही थी। तकरीबन 30 तक का नंबर यह बताया जा रहा था। और ये सारा का सारा मामला जुड़ा था एक निठारी विलेज में कोठी के साथ और इसके अलावा एक नाले के साथ। क्या पूरा किस्सा, इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट किया कि 2003 से स्टार्ट हुआ था कि निठारी विलेज से बच्चे गायब हो रहे हैं। एक बच्चा क्रिकेट खेलने जाता है, घर वापस लौटा ही नहीं। लड़की बाजार से कुछ सामान लेने जाती है, वापस रिटर्न ही नहीं किया। पेरेंट्स भी यहाँ पे पुलिस की तरफ जाकर मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल कर रहे थे, पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। इसके बाद में 2005 के अर्ली में ऐसा होता है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्हें एक नाले में एक ह्यूमन हाथ तैरता हुआ नजर आता है। मतलब यहाँ पे एक हाथ तैरा ऐसा बच्चों को नजर आता है और बच्चे जाके बड़े लोगों को बताते हैं, बड़े लोग पुलिस को बताते हैं। पुलिस के द्वारा कोई खास कार्रवाई नहीं होती क्योंकि कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है, कोई भी चेन ऑफ एविडेंस नहीं मिल रहा है। सारे के सारे गांव वाले डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत का निवास है, कोई दानव है, कोई ऐसा पर्सन है जो कि बच्चे गायब कर रहा है, जो कि लोग गायब कर रहा है। अब क्योंकि नाला इस कोठी के पास में था तो माना गया कि इस टंकी के पीछे कोई भूत प्रेत रहता है और उसके द्वारा बच्चों को उठाया जा रहा है। सारे गांव वालों ने कलेक्टिवली डिसाइड कर लिया। अब 2005 की थोड़े टाइम की बात करें तो एक और लड़की गायब होती है और उसके पिताजी के द्वारा एफआईआर लॉन्च की जाती है। फिर अगेन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। फिर ये चेन स्टार्ट कहां से हुई, इसके बारे में बात करें तो अर्ली 2006 की बात है। एक लड़की है पायल, जो कि अपने घर से निकलती है कि मैं इस कोठी पर कोई काम से जा रही हूँ, कोई सामान मुझे डिलीवर करना है, और ऑटो वाले के साथ इस कोठी पे पहुंचती है। यहाँ पे ऑटो वाले को कहती है कि आप यहीं पे रुको, मैं अंदर से पैसे लेकर आ रही हूँ और आपको देती हूँ आकर। पैसे नहीं दिए अभी तक ऑटो वाले को, तो ऑटो वाला भी वेट कर रहा है यहाँ पे बाहर कि ठीक है पैसे आएंगे तब तक वेट कर लेता हूँ। 10 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, घंटा हुआ, और आप ऑटो वाले होंगे तो कब तक वेट करोगे। तो उसके बाद में ऑटो वाला खुद यहाँ पे अंदर गया और दरवाजा खटखटाया। अंदर से व्यक्ति आता है और कहता है कि क्या हुआ। ऑटो वाला कहता है अरे वो लड़की आई थी पैसे लेने, रिटर्न नहीं किए। व्यक्ति सामने से कहता है कि वो लड़की तो कब की गई यहाँ से। अब ऑटो वाला कहीं ना कहीं शॉक हो चुका है कि कहाँ से निकल गई, मैं तो यहीं पे खड़ा हूं कब से, लड़की अंदर तो गई थी पर वापस तो कभी नहीं रिटर्न किया। अब यहाँ से एक चेन ऑफ एविडेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लड़की गई है और वापस नहीं आई और इसका एक आई विटनेस मौजूद है। तो जो लड़की के पिताजी होते हैं, उनका नाम होता है नंदलाल, उनके द्वारा एफआईआर लॉन्च की जाती है, पुलिस के पास जाया जाता है। बट अगेन पता नहीं क्यों पुलिस की तरफ से कोई भी खास कार्रवाई नहीं की जाती है। तो नंदलाल वकील को लेते हुए कोर्ट के पास पहुंचते हैं। कोर्ट की तरफ से दबाव पहुंचता है पुलिस के ऊपर और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। अब इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट हुआ तो ऐसी सी बातें आपके सामने आएंगी जो कि आप सोचती रह जाओगे कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो जो लड़की है पायल, उसकी कॉल रिकॉर्ड्स को निकाला जाता है। कॉल रिकॉर्ड में मुनिंदर पंडेर का नाम सामने आता है कि मुनिंदर पंडेर को कॉल किया गया है। मुनिंदर पंडेर कौन है? इस कोठी का मालिक, ये पर्सन जो कि बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, नामी और बहुत ही करोड़पति आदमी है। इनको कॉल किया है पायल ने। अब पायल की बात करें या जितने भी विक्टिम्स की बात करें, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं ऐसे लोग थे जिनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी। कोई झुग्गी झोपड़ी वाले थे, कोई ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। तो पायल ने इनको कॉल क्यों किया था? तो इनको अप्रोच किया गया कि आपके पास पायल का कॉल आया, आपकी कोठी में आई है, क्या है पूरा की पूरा सिचुएशन आप समझाइए, कॉल आपको क्यों किया आप ये बताइए। तो इनके द्वारा ऐसी सिचुएशन रिवील की जाती है कि पायल जो है कॉल गर्ल थी और मैं जब अपनी कोठी पे आता था तो मैं उसे बुलाया करता था और हमारे बीच में जो भी शारीरिक संबंध होता था वो होता था। और इन सारी चीज़ों के बारे में पायल के पिताजी को ऑलरेडी पता है, आप जाके उनसे पूछ सकते हैं। पुलिस जाके उनके पिताजी से पूछती है कि आपकी बेटी क्या इस प्रकार का काम करती है, क्या सेक्सुअल वर्क करती है और क्या आपको इसकी नॉलेज है और आप भी करवाते हैं क्या।
तो पिताजी का जवाब आता है कि वो क्या करती है, क्या नहीं करती है, मैं क्या करवाता हूँ, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मिसिंग है और यहाँ पे आखिरी बार गई थी, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए उसकी पर्सनल लाइफ में एंटर करने से ज़्यादा। तो पुलिस भी इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए अगेन अपनी जांच पड़ताल स्टार्ट करती है। इस बीच में पायल का फोन स्विच ऑन होता है और फोन स्विच ऑन होने पर उसको ट्रैक करते हुए पकड़ा जाता है और फोन का IM नंबर वगैरह सबके थ्रू पता चलता है कि रजिस्टर्ड है सुरेंद्र कोहली के नाम पर। सुरेंद्र कोहली कौन है? अगेन वापस से आता है ये पर्सन जो कि यहाँ पे काम करता था इस कोठी में। बहुत सारे चेन ऑफ एविडेंसेस यहाँ पे खुल रहे हैं। अच्छा, इस बीच में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो पायल यहाँ पे गई थी तब सुरेंद्र कोहली यहाँ पे मौजूद नहीं थे। सुरेंद्र कोहली नहीं, सॉरी, ये मुनिंदर पंडेर यहाँ पे मौजूद नहीं थे। ये चीज क्यों कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्ली ऑफ एलिबाई के कॉन्टेक्स्ट से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि इन्होंने ये तो बताया कि हाँ पायल मेरे यहाँ पे आती थी, इन्होंने मुझे कॉल किया था, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा इनसे कोई भी मिलना जुलना नहीं हुआ था क्योंकि मैं तो उस टाइम पे चंडीगढ़ था। ये इन्होंने स्टैब्लिश भी किया काफी सारे एविडेंसेस देते हुए। अब अगर हम प्ली ऑफ एलिबाई की बात करें और BSA में बात करें तो सेक्शन नंबर 9 के अंदर फॉल करता है। फैक्ट्स इनकंसिस्टेंट विद फैक्ट इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से इनके ऊपर इतना ज्यादा कहीं ना कहीं इनके ऊपर इतना शक का जो कटघेरा था वो कम होता जा रहा था, क्योंकि अब ये मौजूद ही नहीं थे, मिले ही नहीं पायल से, तो क्या ही बात करें। लेकिन सुरेंद्र कोहली का नाम अब सामने आया कि इनके नाम से रजिस्टर्ड था फोन और सारी चीजें, तो इनसे भी जांच पड़ताल स्टार्ट की जाती है, इनसे भी बात की जाती है। इसके बाद में जब इतनी सारी चीजें खुल चुकी है, इतनी सारी बातें आ रही है कि पहले इनसे भी मिलने की बातचीत हो रही है, यहाँ पे भी आई थी, आखिरी बार यहाँ देखी गई थी, पुलिस वाला भी एक आई विटनेस है जो कि कह रहा है कि यहाँ पे जाने के बाद वापस नहीं, तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे पिन पॉइंट कर रही है। तो 29 दिसंबर के अराउंड अगर हम बात करें 2006 में, इन दोनों को ही पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है। तो यहां से हमारी और टाइमलाइन स्टार्ट होती है कि 2006 में यहां पे इनको पुलिस स्टेशन लेकर गए दिसंबर 29 को। इसके बाद में दिसंबर 29 में ही गांव वाले सब लोगों को पता चल गया, जितने भी पेरेंट्स जिनके बच्चे मिसिंग थे, जिनके घर वाले मिसिंग हुए हैं, उन सबको आइडिया लगा कि इस कहीं ना कहीं कोठी का कोई ना कोई संबंध है इस केस के साथ। तो सारे के सारे पेरेंट्स, सारे के सारे रिलेटिव्स इस कोठी के पास पहुंच गए और यहाँ पे छानबीन करने लग गए। जब छानबीन करनी स्टार्ट की तो इस नाले से काफी सारे स्केलेटन्स मिलना स्टार्ट हो गए। तकरीबन 8 स्केलेटन्स मिले अलग अलग पॉलिथीन्स के अंदर। और एक चीज नोटिस की गई कि सारे के सारे स्केलेटन्स में गर्दन से लेकर कमर तक का भाग मिसिंग है। तो आपको हाथ का स्केलेटन मिल रहा है, स्कल का स्केलेटन मिल रहा है, पैरों का मिल रहा है, लेकिन गर्दन से लेकर जो आपका बीच वाला हिस्सा है, कमर तक का हिस्सा, वो मिसिंग है। ये चीज ऑब्जर्व की गई। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका लिंक होगा आगे जो एक्यूजेशंस लग रहे हैं दोनों के ऊपर उससे। अब ये स्केलेटन्स मिलने के बाद में लोगों ने जो भी ये शोर हल्ला किया, मीडिया सारी की सारी इकट्ठा हो गई, पुलिस सारी की सारी इकट्ठा हो गई, एवरीवन वाज देयर। 2007 में इन दोनों अक्यूज पर्संस को लेकर गए गुजरात के नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए। वहां पे फॉरेंसिक लैब है, वहां पे नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए। नार्को एनालिसिस टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 पिक्चर में आता है, विच इज योर राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नार्को एनालिसिस टेस्ट के साथ में ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे सामने वाले व्यक्ति का कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद ही आप नार्को एनालिसिस टेस्ट कर सकते हो। एक पर्सन को कोई ड्रग देना, कोई इंजेक्शन देना, जिसके बाद में उसका झूठ बोलने की संभावना काफी ज्यादा कम हो जाती है। इसे फेमसली ट्रूथ सीरम भी कहा जाता है। हालांकि इसमें काफी सारे केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपके दिमाग को काफी ज्यादा ईज कर देते हैं, काफी आपका जो कॉग्निटिव माइंड है उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से आप ज्यादा सोच नहीं पाओगे, जो होगा वही बताओगे। यहाँ पे मोनिंदर पंडेर के द्वारा कुछ भी चीज रिवील नहीं की जाती, पर सुरेंद्र कोहली के द्वारा, जो कि सर्वेंट है, उनके द्वारा काफी चीजें रिवील की जाती है और यहाँ पे वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इनके द्वारा नार्को एनालिसिस टेस्ट में कहा जाता है कि यहाँ पे जो बच्चे आते थे उनका यहाँ पे मैं उनको काट के पका के खाता था, उनके साथ रेप होता था, उनको मर्डर करने के बाद भी उनके ऊपर रेप होता था, यानी कि नेक्रोफिलिया भी प्रैक्टिस होता था। काफी ऐसी हॉरिफिक डिटेल्स, जैसे कि मैंने कहा कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि कोई व्यक्ति ये क्यों करेगा। इनफैक्ट नार्को एनालिसिस टेस्ट में इसके द्वारा ऐसी सी बातें बोली गई थी कि कितना ह्यूमन फ्लैश कितना टेस्टी होता है उसके बारे में, कि एक बार अगर आप खा लो तो आप वापस से खाना चाहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कलेजे का, तो कलेजे का टेस्ट मतलब बहुत ही हॉरिफिक ग्रूसम डिटेल्स, जो कि अगर एक व्यक्ति ने नहीं खाया होगा तो इतनी बातें कैसे बता पा रहा है। अगर हम ये भी सोच ले कि चलो वो एक अलग हिप्नोटिक स्टेट में चला गया था और वो कुछ भी बड़बड़ा रहा था, तो इतनी स्पेसिफिक चीजें कहां से सामने आ रही है। तो ये सारी चीजें सामने आती हैं। जैसे कि मैंने कहा मोनिंदर पंडेर के द्वारा कोई भी चीजें नहीं आती सामने, यहाँ पे इनके द्वारा भी कुछ बोला नहीं जाता मोनिंदर पंडेर यानी कि अपने ओनर के बारे में। तो इसी वजह से यहाँ पे सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट किया जाता है और मोनिंदर पंडेर को अक्विट कर दिया जाता है। और इसी तरीके से डिफरेंट केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पे जो बीच का टाइमलाइन मैं स्किप करवा रही हूँ, अलग अलग जो पेरेंट्स हैं उनके अपने अपने केस इनिशिएट हो चुके हैं। कभी किसी के लिए कन्विक्शन हो रहा है, कभी किसी के लिए अक्विटल हो रहा है।
2012 में इन्होंने 2014 में इन्होंने मर्सी पिटीशन के लिए भी दोनों ने अप्लाई किया कि हमें, मतलब मर्सी पिटीशन की बात करें अगर, तो यहाँ पे आर्टिकल 72 आता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रणब मुखर्जी उस टाइम पे राष्ट्रपति थे और उनके सामने मर्सी पिटीशन के लिए अप्लाई किया, पर कोई भी मर्सी इन्हें नहीं मिली, कोई भी तरीके का मतलब वो एक तरीके से पार्डन नहीं मिला, कोई भी तरीके का बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन इसके बाद में बहुत सारे और केसेस हैं, सब में कुछ कुछ नाम आया, सारी चीज़ें हुई। इसके बाद में इवेंचुअली कन्विक्शन होता है कोर्ट के द्वारा। लेकिन जब मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाता है तो एक अलग ट्विस्ट आता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट सारे के सारे केसेस में इनको अक्विट कर देता है, बरी कर देता है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो अक्विटल का रीजन बताया गया वो ये बताया गया कि यहाँ पे जो मेन कन्विक्शन हो रहा है वो प्राइमरीली हो रहा है कन्फेशन के बेसिस पर। वो भी कौन सा कन्फेशन, जो कि नार्को एनालिसिस टेस्ट के दौरान लिया गया है। नार्को एनालिसिस टेस्ट अपने आप में एक ऐसा कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है। अगर देखें तो सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन बन ही नहीं सकता। इसके लिए आप सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस को रेफर कर सकते हो, जहां पे कहा गया था इसकी एविडेंशियरी वैल्यू केवल कोरोबोरेटिव नेचर की है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंकाल मिलने की और बहुत सारी चीजों की, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जो कि बहुत ही कोरोबोरेटिव लेवल की, अगेन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पिक्चर में आता है। अगर हम यहाँ पे रेफर करते हैं शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस को, तो वहां पे बताया गया कि सर्कमस्टेंशियल चेन में अगर आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर कन्विक्शन करना है तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो यहाँ पे तब आप कन्विक्ट कर सकते हो जब बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट चीजें प्रूव हो रही हो। अब यहाँ पे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हो रही है, मे बी आपने 60% प्रूव कर दिया कि हाँ ये लोग ही आरोपी हैं, इन्होंने ही ऑफेंस कमिट किया है, पर 100% बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट चीजें प्रूव नहीं हो रही है। मीडिया का काफी प्रेशर था इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऊपर, काफी सारे लोगों को काफी प्रेशर था। विक्टिम की फैमिलीज जो थी कॉन्स्टेंटली प्रोटेस्ट करी थी, अपने बच्चों का फोटोज दिखाया जा रहा था, इतने सारे बच्चों का नाम यहाँ पे शामिल आ रहा था और सबकी पिक्चर्स को मीडिया के सामने पेरेंट्स ने दिखाया था कि इसके बावजूद भी कोई इंसाफ नहीं है। लेकिन हम लोग नोटिस ये करते हैं इन सारी चीजों के बावजूद भी कोई भी प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कोई भी कन्विक्शन का टिल्ट नजर नहीं आता है। मतलब सारी चीजें, प्रोटेस्ट भी हो रही है, सब चीजें हो रही है, पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अड़ गया अपने डिसीजन पर कि अक्विटल ही होगा। अगर हम बात करें पुलिस को दिए गए कन्फेशन की, तो उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, वो तो एडमिसिबल होता ही नहीं है। इसके लिए आप सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट में रेफर कर सकते हो। अगर हम डिस्कवरी ऑफ फैक्ट की बात भी करें, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 27 भी पिक्चर में आता है, 27 ऑफ एविडेंस एक्ट कहता है कि अगर कन्फेशन अगर आपने पुलिस को दिया है और उसकी वजह से कोई भी चीज डिस्कवर हुई है, कोई भी चीज मिली है, तो वो एडमिसिबल है अपने आप में, जो कि यहाँ पे मौजूद था। यहाँ पे सुरेंद्र कोहली ने काफी सारी डिटेल्स बताई थी, जिसकी वजह से काफी सारे स्केलेटन्स मिले थे, काफी सारे टूल्स मिले थे। लेकिन अगर ऑल इन ऑल सारी चीजों को अप्लाई करे, शरद बिरदीचंद शारदा के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे, पंचशील प्रिंसिपल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की क्या है उनको अप्लाई करे, तो समझ में ये आता है कि बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट चीजें प्रूव नहीं हो पा रही है। और अगर चीजें बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हो रही है तो यहाँ पे अक्विटल ही होगा, क्योंकि भारत में फॉलो किया जाता है एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ लॉ, यानी कि 100 गुनेगार चाहे छूट जाए पर एक बेकसूर व्यक्ति फंसना नहीं चाहिए। अब हम लोग आते हैं आज की तारीख में कि हम लोग ये केस इतना पुराना, इतना इनफेमस केस को आज की तारीख में क्यों डिस्कस करें। तो उसका कारण ये है कि केस का नाम पहले तो नोट कर लीजिए, स्टेट थ्रू सीबीआई वर्सेस सुरेंद्र कोहली एटसेट्रा, बीआर गवई, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा एंड जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच है। तो ये जजमेंट के बाद में सीबीआई की तरफ से, विक्टिम की तरफ से काफी सारी अपील फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट पे काफी दबाव था, काफी सारी पिटीशंस आ रही थी, सबको क्लब करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है। किसके लिए अपील आई थी कि बिल्कुल इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट है बिल्कुल गलत है और इतना सारा हम लोगों ने सफर किया है, इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, ये सब चीजों की रट लगाई गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड किया, अक्विटल के ऊपर ही फोकस किया और यही कहा देखो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वही किया जो लॉ के हिसाब से सबसे अप्रोप्रिएट था। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट को लॉर्ड भी किया, अपलॉड भी किया कि इतना ज्यादा मीडिया दबाव होने के बावजूद, इतने ज्यादा लोगों का दबाव होने के बाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वही जजमेंट दिया जो कि लॉ के अनुसार प्रॉपर था। अगर आप भी अभी तक समझ नहीं पा रहे हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा जजमेंट क्यों दिया जब इतने सारे एविडेंसेस थे, तो आपको समझना यह पड़ेगा कि ये एविडेंसेस पर्याप्त नहीं थे, सफिशिएंट नहीं थे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट चीजों को प्रूव करने के लिए। इन टाइमलाइंस के हिसाब से काफी सारे इशारे तो थे, काफी सारी उंगलियां इस तरफ तो थी कि इन्होंने ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाली जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो रही थी। इसी वजह से एक्विटल किया गया था और इसी वजह से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक्विटल को अपहेल्ड किया गया था। तो ये पूरा की पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने सारी पिटीशंस को डिसमिस कर दिया, सारी अपील्स को डिसमिस कर दिया और एक्विटल को अपहेल्ड कर दिया है। इसी चीज को बताने के लिए मैंने कहीं ना कहीं आपको पूरी टाइमलाइन भी एक्सप्लेन कर दी। आपका ओपिनियन क्या है इस पूरी चीज पर, इसे कमेंट में जरूर मेंशन करना। इसके अलावा कौन से दूसरे लॉज भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते हैं उसे भी कमेंट में मेंशन करना। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।